हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में, टर्म्स के बारे में। जैसे कल हमने बहुत ट्रांजैक्शन के बारे में समझाया था, अकाउंटिंग पीरियड के बारे में बताया था, एसेट्स के बारे में बताया था। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वह है हमारा लायबिलिटीज। क्या है? लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हम लोग लायबिलिटीज को समझते हैं, तब हम लोग बुक से पढ़ेंगे क्या इसके बारे में लिखा गया है। ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग समझिएगा। जहां पे कोई डाउट हो, ठीक है, खड़े होके आराम से क्वेश्चन पूछिएगा। जैसे देखो लायबिलिटीज का मतलब क्या है। जैसे एक बिजनेस है, ठीक है, एक बिजनेस है और दिख रहा है सबको, नीचे आ जाते हैं, अब दिख रहा होगा, ठीक है। और उस बिजनेस में जब भी आ गया लायबिलिटीज, लायबिलिटीज शब्द आपके सामने आ गया, इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले लायबिलिटीज का मतलब होता है कर्ज, दायित्व, जिम्मेदारी। अगर जब भी कोई कह दे लायबिलिटीज, तो इसको लोग कर्ज भी बोलते हैं, दायित्व भी बोलते हैं, जिम्मेदारी भी बोलते हैं। मतलब लायबिलिटी हमारे बिजनेस का वह अमाउंट है जिसको हमको दूसरे को पे करना होता है, देना होता है, उसे हम बोलते हैं लायबिलिटीज। मतलब अगर किसी भी कारणवश अगर हमारे बिजनेस को किसी अदर पर्सन को पैसा देना है, पेमेंट करना है, तो समझो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? लायबिलिटीज कहलाता है, एक कर्ज कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं। जैसे सपोज मान लीजिए यह जो व्यापार है किसका है? वह है एसके का। और यहाँ पे एक और व्यापार है और वह है पीके का। क्लियर है? अब सपोज मान लो एसके ने क्या किया है? परचेज किया है। क्या किया है? परचेज किया है। और कितने रुपए का परचेज किया है? सपोज मान लो 500 रुपए का परचेज किया है और 500 रुपए इन्होंने दिया नहीं है। किसको? पीके को। तो आप बताओ इसमें से किसके ऊपर लायबिलिटी चढ़ेगा? एसके के ऊपर या पीके के ऊपर? एसके के ऊपर। मतलब एसके ने पीके से क्या खरीदा? 500 रुपए का गुड्स खरीदा। तो बताओ एसके को पैसा देना होगा कि पीके को देना होगा? एसके को देना होगा। और कौन लेगा? पीके लेगा। आप बताओ, नॉर्मल हम व्यापारी हैं और आप हमसे सामान खरीदने आए और मैंने आपको 10,000 रुपए का माल उधार बेच दिया, तो आप बताओ पैसा हम देंगे कि तुम दोगे? तुम दोगे। तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? अगर मान लो आज नहीं दिए, 2 दिन के बाद कह दिए देने के लिए, तो उतने रुपए का आपके पास कर्ज चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा? हाँ, बोलोगे इतना रुपए हमको देना है। एक व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा? वो लायबिलिटीज बोला जाएगा। क्लियर है? मतलब हमारे व्यापार को, ठीक है, जब पैसा किसी को देना होता है, अब देंगे तो ऐसे तो देंगे नहीं, ठीक है। अब आप बताइए, सपोज मान लीजिए बैंक से हमने क्या कर लिया? बैंक से हमने लोन ले लिया। आप बताइए जो बैंक से लोन लिया वो हमारे व्यापार के लिए क्या होगा? लायबिलिटीज होगा। क्यों जी? क्योंकि जितना पैसा, सपोज मान लो 1 लाख रुपए लिए हैं, तो बताओ 1 लाख रुपए हम देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। एक टाइम होगा, 1 साल का, 2 साल का, या जितने साल के लिए हैं उस टाइम से हमारे व्यापार को देना पड़ेगा। मतलब इतना समझ जाओ कि जो पैसा हमारे व्यापार को दूसरे को पे करना है, देना है, वही हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? लायबिलिटीज कहलाता है। क्लियर है इतना? अब कई सारे एग्जांपल और भी बताता हूँ। चलिए और एग्जांपल में क्या बताता हूँ। सपोज मान लीजिए यह जो व्यापारी है, थोड़ा सा एक और एग्जांपल दे दूं और क्लियर हो जाए आपको। सपोज मैं, यह व्यापारी है, बिजनेसमैन है ना। क्लियर है? अब आप बताइए, यह जो बिजनेसमैन है एसके, और इन्होंने सेल किया किसको? पीके को। कितने रुपए का? 100 रुपए का। तो आप बताइए जो 100 रुपया सेल किया, आप बताओ एसके ट्रेडर्स के लिए क्या होगा? लायबिलिटीज होगा कि एसेट्स होगा?
क्या होगा? बस आपसे पूछना चाहते हैं। मतलब एएसके ने बेचा कितने को? 100 रुपया। कितने, किसको? पीके को। तो एएसके के लिए क्या होगा, लाइबिलिटीज या एसेट्स? जी एसेट्स, कलम पढ़ाया था। वह वैल्यू, वह वस्तु जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना हो, वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? एसेट्स कहलाता है। क्लियर है सबको ना? लेकिन लाइबिलिटीज कब? जब हमको पे करना है। तो लाइबिलिटीज किसके लिए होगा जी? पीके के लिए होगा। लेकिन हमारे लिए 100 रुपये क्या होगा? एसेट्स होगा। वो पैसा, उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना है। क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे एसके का जो बिजनेस है, कई सारे वर्कर काम कर रहे हैं, समझना, बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं। जैसे मान लो मिस्टर ए काम कर रहे हैं, मिस्टर बी काम कर रहे हैं। अब बताइए, और इन्होंने लगभग 2 महीने का सैलरी नहीं दिया है, 2 महीने का सैलरी नहीं दिया है। तो आप बताओ एसके के लिए क्या बोला जाएगा, एसेट्स या लायबिलिटी? जी लायबिलिटीज बोला जाएगा। मतलब 2 महीने का पैसा भी बकाया हमने दे दिया नहीं है। मतलब वह पैसा जो प्रेजेंट टाइम में या फ्यूचर में हमको देना है, वो हमारे व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा? लायबिलिटीज बोला जाएगा। या वो पैसा जो प्रेजेंट टाइम में लेना हो या फ्यूचर में लेना हो, हमारे व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा? एसेट्स बोला जाएगा, जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना है। क्लियर है? और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे सैलरी हो गया, सैलरी के बाद और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लो 2 महीने के भी जमा नहीं किए, वो भी हमारे व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा? लायबिलिटी जी बोला जाएगा। तो यही आपको लिखा गया, क्या लिखा गया समझिए थोड़ा सा। देखो यहाँ पे लायबिलिटीज के बारे में क्या समझाया रहा, समझे। कह रहा लायबिलिटीज, देखो वह पैसा जो एक बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस या व्यक्ति को देना हो, वह उस बिजनेस का क्या कहलाता है? लायबिलिटीज कहलाता है। अगर सिंपल शब्दों में बताना है क्या बता सकते हो? वह पैसा जो एक बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस या व्यक्ति को देना हो, हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? लायबिलिटीज कहलाता है। जैसे क्रेडिटर से खरीदा गया उधार सामान का पैसा, बैंक से लिया गया लोन का अमाउंट। अब कई लोगों को कंफ्यूजन होगा कि क्रेडिटर्स का मतलब क्या है। ध्यान देना कि जब भी हम लोग कुछ परचेज करते हैं, समझना, जब भी हम लोग अपने बिजनेस में परचेज करते हैं, और परचेज किससे करते हैं हम लोग? सप्लायर से। और सप्लायर को अकाउंटिंग के भाषा में क्या बोला जाता है? क्रेडिटर्स। क्या बोला था जी? क्रेडिटर्स। मतलब अगर कोई पूछे जिससे माल खरीद रहे उसे क्या कहते हैं? सप्लायर। लेकिन उसके अकाउंटिंग के भाषा में क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। मतलब उतना पैसा हमको देना होगा, किसको? अपने क्रेडिटर्स को। अब बताओ, एक बोला गया बैंक लोन, तो बैंक लोन किसी बैंक से लिया, वो आपको पैसा देना है, तो भी आपके व्यापार के लिए लायबिलिटीज कहलाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है आप सब? कोई पूछेगा लायबिलिटी बता दोगे, क्या बताओगे? देखो मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं। अब इसके बाद से हम जानने वाले हैं, वो जानने वाले हैं एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, एक्सपेंस किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो इसको पहले समझ ले हम लोग। देखिए एक बिजनेस है और उस बिजनेस में एक्सपेंस किसे कहते हैं। तो जाहिर सी बात, आप लोग नाम सुने हो, एक्सपेंस मतलब क्या होता है? खर्च, खर्चा। मतलब जो भी कुछ हम लोग खर्च कहते हैं, ठीक है ना, वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? एक्सपेंस कहलाता है। लेकिन अब रियल में अकाउंटिंग करते समय कौन कौन से ऐसे शब्द आएंगे या व्यापार में कौन कौन सा ऐसा एक्टिविटी होगा जिसे रियल में एक्सपेंस ही जानेंगे और एक्सपेंस के नाम से ही जानेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। अब मैं अपने बिजनेस के हिसाब से बताता हूं। जैसे मान लो ये मेरा संस्था है, इंस्टीट्यूट है, जो हमारा इंस्टीट्यूट है। आप बताओ मेरे इंस्टीट्यूट के लिए, जो मेरा इंस्टीट्यूट है, इसके लिए आप बताइए एक्सपेंस क्या है। तो सबसे पहला जो हम लोग बिल्डिंग का रेंट देते हैं, क्या देते हैं? बिल्डिंग का रेंट देते हैं। तो जो बिल्डिंग का रेंट देते हैं वो हमारे व्यापार के लिए एक प्रकार का क्या है? एक्सपेंस है। लेकिन अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एक्सपेंस का डिफिनेशन बता सकते हो कि जिसका बेनिफिट ले चुके हैं, जिसका बेनिफिट ले चुके हैं,
वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? एक्सपेंस कहलाता है। मतलब अब आप बताइए कि जो रेंट देते हैं वह रेंट हम लोग कब देते हैं? 1 तारीख से लेके, मतलब 1/9 से लेके और 30/9 तक हम इसका यूज करेंगे, बेनिफिट लेंगे, मतलब इसका इस्तेमाल करेंगे। इस बिल्डिंग में हम आपको पढ़ाएंगे और महीने के लास्ट में जितना इसका चार्ज होगा उतना पैसा हम लोग पे करेंगे। बोलिए, मतलब 1 महीने इसका इस्तेमाल करेंगे और तब जाके पेमेंट करेंगे, तो वह हमारा व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा? एक्सपेंस बोला जाएगा। क्लियर है? और क्या हो सकता है? चलिए, जो व्यापार में जो भी कुछ परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाबू? परचेज कर रहे हैं। जो परचेज कर रहे हैं, कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हैं या कोई भी सर्विस परचेज कर रहे हैं, वह उनके व्यापार के लिए क्या कहलाएगा? बोलिए, एक्सपेंस कहलाएगा। चलो, अब क्या देते हैं? यह जितने एम्प्लॉय हैं उसका जो सैलरी पे करते हैं, क्या करते हैं जी? सैलरी पे करते हैं, सैलरी का पेमेंट देते हैं, वह उनके व्यापार के लिए या हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। लेकिन इसमें भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 शब्द आपको समझना जरूरी है कि आप बताओ सैलरी वैसे देते हैं क्या? नहीं, हम 1 तारीख से लेके और 30 तारीख तक मैं काम करूंगा, तब उस महीने के लास्ट में या अगले महीने में 1 तारीख को हमको पेमेंट मिलेगा, या जो भी जिस डेट को देते हैं। तो आप बताओ 1 तारीख से लेके और 30 तारीख तो मैं आपको पढ़ाता हूं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? वो हमारा बेनिफिट लेते हैं और बेनिफिट लेने के बाद उस महीने के लास्ट हमारा सैलरी पे करते हैं, तो वो उनके व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा? वो एक्सपेंस बोला जाएगा। क्लियर है ना? मतलब वो ऐसा पेमेंट कर रहे हैं जो उसका बेनिफिट ले चुके हैं, वह उनके व्यापार के लिए एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है? अब मैंने कई सारे एग्जांपल बताया। सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंस कहलाएगा। कुछ परचेज कर रहे हैं, वो भी एक्सपेंस कहलाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वो भी एक्सपेंस कहलाएगा। वेजेज दे दिया, वो भी एक्सपेंस कहलाएगा। पोस्टेज का खर्च कर दिया, वो भी एक्सपेंस कहलाएगा। मतलब एक्सपेंस के हजारों नाम है। ठीक है? तो मैं कुछ एग्जांपल मेन बता रहा हूँ। ठीक है? आप बताओ, रेंट क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, वो क्या हमारे व्यापार के लिए? एक्सपेंस है। हर महीने पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि 2-4 महीने पेमेंट नहीं करेंगे तो हमारा कर्ज बढ़ जाता है। बोलो, फिर से सैलरी नहीं देंगे तो भी हमारा वो कर्ज बढ़ जाएगा। प्रेजेंट टाइम हर महीने देते जाते हैं तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर देते हैं हम लोग। लेकिन एक प्रकार लायबिलिटीज के कैटेगरी में आता है ना। तो ये तरीके हमने बताया आपको। चलिए, बहुत ही सिंपल तरीका एग्जांपल बताता हूँ आपको भोजपुरी में, जो आपको समझ में आ जाएगा। वो आता है सबसे पहला कि जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं उसका रेंट देते हैं, वो हमारे रेंट जो देते हैं वो हमारे व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा? एक्सपेंस बोला जाएगा। क्लियर? उसके बाद जितने एम्प्लॉय हैं उसका जो सैलरी देते हैं हम लोग, वो हमारे व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा? एक्सपेंस बोला जाएगा। जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, ठीक है, वो हमारे व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा? एक्सपेंस बोला जाएगा। ठीक है? वेजेज मतलब मजदूरी, वो हमारे व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा? एक्सपेंस बोला जाएगा। ईटीसी बहुत सारे, मतलब ये सबसे ज्यादा आते हैं। मतलब सबसे हर एक व्यापार में रेंट देना होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि सबका बिल्डिंग होगा अपना खुद का। ठीक है? सैलरी एम्प्लॉय रखेंगे तो देंगे ही देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे ही देंगे। ठीक है? और वेजेज मजदूरी देंगे ही देंगे। यह कॉमन है, कुछ जो बार बार आता है व्यापार में। ठीक है? और यह एक्सपेंस ही हमारे हैं। लेकिन अब एक्सपेंस को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। इसके 2 टाइप्स होते हैं। कितने? एक्सपेंस के भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट, और दूसरा डायरेक्ट। अब कोई बता दे हमको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का मतलब। पहला इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी हम बताएंगे, थोड़ा सा कोई बताए, लॉजिक लगाए। हाँ, कोशिश करना। जैसे सपोज मान लीजिए, इसका एग्जांपल बहुत सिंपल दे रहा हूं, समझने की कोशिश करोगे तो दोनों जवाब दे जाओगे, नहीं समझने की कोशिश करोगे तो आप समझते रहोगे क्या मतलब है। ठीक है? वो ऐसा मत समझना डायरेक्ट इंडायरेक्ट मतलब दूसरा जो हम लोग पढ़े हैं। ठीक है? यहाँ पे इसका मतलब यह है, देखो, एक व्यापार है। ठीक है?
एक कोई बिजनेस है और सपोज एक बड़ी सी कंपनी की बात करेंगे आज हम, टाटा। जो टाटा कंपनी है वो सपोज क्या करता है, एक कार बनाता है। क्या बनाता है बाबू, कार बनाता है। तो बताइए कार क्या तुरंत शोरूम में चलाएगा क्या, नहीं। सबसे पहले जो टाटा कंपनी का जो फैक्ट्री है, क्या जी, फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें क्या है, जितने वर्कर हैं, जितने मशीन है, सबसे उस कार को बनाते होंगे सब। क्या होते हैं, बनाते होंगे लोग। लेकिन आप बताइए क्या कार को वैसे ही बना दिया जाता है क्या, नहीं। सबसे पहले उसके लिए क्या आता है, रॉ मटेरियल। क्या आता है जी, रॉ मटेरियल। मतलब जब किसी गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए जब कहीं से हम लोग रॉ मटेरियल लेके आते हैं खरीद के, तो उसमें एक्सपेंस होंगे कि नहीं होंगे, क्या क्या होंगे। हमने अब बताओ वहां से लेके आने में, मान लो सपोज हमारा जो बिजनेस है वह है दिल्ली में, और जो पार्ट्स हम बनाने वाले कार, उसका पार्ट्स मिल रहा मुंबई में। तो आप तो दिल्ली से मुंबई में लेके आने में आपको क्या खर्चे लगेंगे नहीं लगेंगे, एक तो खरीदे उसकी बात अलग है, लेकिन मुंबई से दिल्ली मंगवाने में तो आप बताओ उसमें भाड़ा लगेगा, बोलो, प्लस वेजेज मजदूरी भी लगेगा। मान लो वर्कर जो लगेंगे वो ला देंगे उसको, फिर से यहाँ पे हमारे फैक्ट्री में भी उतारेंगे, वहां पे भी लगेगा। मतलब जब किसी गुड्स को प्रोडक्शन करते समय और जब तक फैक्ट्री में वो सामान बनता है और जितने एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, मतलब मुंबई से मंगवाया और जितने एक्सपेंसेस रास्ते में हुए वो सारे के सारे एक्सपेंस हमारे डायरेक्ट के कैटेगरी में आते हैं। प्लस फैक्ट्री तक आया और फैक्ट्री में जो बनवाने में क्या क्या लगेगा जी, फैक्ट्री बनवाने में वर्कर है, लाइटिंग की खर्च है, वहां भी रेंट देते हैं कि नहीं देते हैं। तो जो फैक्ट्री में जितने एक्सपेंस होंगे बनाते समय, वर्कर से लेके पार्ट से लेके सारे एक्सपेंसेस, वो सबको कैटेगरी में रखा गया डायरेक्ट। क्या रखा गया है, डायरेक्ट। लेकिन जैसे फैक्ट्री से बाहर चला जाता है, मतलब फैक्ट्री से बाहर निकल जाता है, अब वो कहाँ जाता है, शोरूम में चला जाता है। और शोरूम के बाद से जितने एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब हम एम्प्लॉय रखे हैं, उसमें वर्कर रखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, वो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एक प्रकार के इनडायरेक्ट के कैटेगरी में आते हैं। मतलब सिंपल शब्द में एक शब्दों में बताना तो बता सकते हो, किसी गुड्स को प्रोडक्शन करते समय जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, उसमें भी रेंट आएगा। लेकिन जब फैक्ट्री की बात करें तो समझ जाना वो डायरेक्ट की बात की जा रही है। लेकिन जब फैक्ट्री से बाहर निकल जाता है तो समझ जाओ वो इनडायरेक्ट की बात की जा रही है। तो सबसे ज्यादा जो हमारे खर्चे होते हैं ना, वो कौन से खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट की डायरेक्ट। सबसे ज्यादा हमारा नाम आता है वो आता है इनडायरेक्ट। रीजन क्या होता है, क्योंकि डायरेक्ट एक बार जितना बनाने में लग गया, लेकिन इनडायरेक्ट में जब तक वो सामान नहीं बेचते तब तक एक्सपेंस करते रहते हैं। बोलो, अब माल हमेशा तो बनता नहीं होगा, एक बार 100 कार का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, 200 कंप्यूटर बन गए, तो जब तक वो बिकेगा नहीं तो फिर दूसरा बनेगा क्या, नहीं। लेकिन हमको तो हमेशा हर महीने वर्कर को सैलरी देना ही देना है, ठीक है, जितने एम्प्लॉय उनको मतलब वर्कर को मजदूरी देते हैं हम लोग, ठीक है, जितने एम्प्लॉय उनको सैलरी देना ही देना है, ठीक है, बेचने के लिए लाइटिंग की व्यवस्था रखना ही रखना है, ठीक है, और फर्म को चलाना ही चलाना है। तो ये सिंपल शब्दों में बताया, दो तरीके से होते हैं, ठीक है। कहीं पढ़ोगे, ठीक है, आपको गूगल पे सर्च कीजिए, कोई यूट्यूब पे पढ़ाएगा या कोई अदर पर्सन बताएगा तो इसका एग्जांपल नहीं बता सकता है, और ये रियल में ही है, ठीक है। तो कुछ ऐसे कॉमन है जो बार बार डायरेक्ट होते हैं, जैसे वेजेज, जो मजदूरी है वो हमारा क्या है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। पैकिंग चार्ज वो हमारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्रेट जो भाड़ा देते हैं वो क्या है हमारा, एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद से ज्यादा हमारे एक्सपेंस किसके कैटेगरी में आते हैं, इनडायरेक्ट के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब पीएल अकाउंट पढ़ाएंगे, तो आज इसका थोड़ा सा मैं बेसिक बताया हूँ कि इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, डायरेक्ट किसे कहते हैं, एक्सपेंस किसे कहते हैं। क्लियर है बाबू इतना, ठीक है। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं इस नोट्स में क्या लिखा गया है, इसको थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको देखो, एक्सपेंस के एक्सपेंडिचर के नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है, एक्सपेंडिचर। देखो बताया जा रहा है गुड्स को प्रोड्यूस उत्पादन करने तथा गुड्स को सेल करने में होने वाला एक्सपेंडिचर
मतलब क्या है, एक्सपेंस को क्या कहते हैं, मतलब होने वाले खर्च को क्या बोलते हैं, हम एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वो अजीब से लिखा है, फिर से जैसे बताया जा रहा है, रॉ मटेरियल को खरीदने में लगने वाला खर्च, सैलरी का पेमेंट, ऑफिस। क्लियर है बाबू? कुछ एक्सपेंस बता सकते हो ना, उन्हें बताया आपको कि कोई जरूरी नहीं कि केवल गुड्स को प्रोडक्शन करते समय, मतलब व्यापार को चलाने के लिए, व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे एक्सपेंस करते हैं, जैसे रेंट देते हैं, सैलरी का पेमेंट देते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कच्चा माल लाते हैं, वो एक्सपेंस करते हैं, वो सभी एक प्रकार के क्या बोले जाते हैं, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस बोले जाते हैं। लेकिन इसकी भी कैटेगरी है, जब रॉ मटेरियल की बात करें तो किसके कैटेगरी में चला जाएगा, डायरेक्ट में चला जाएगा, क्योंकि गुड्स को प्रोडक्शन करते समय बात की जा रही है, उत्पादन करते समय बात की जा रही है। लेकिन सैलरी की बात करें तो वह इनडायरेक्ट में आएगा ज्यादा, ऑफिस एक्सपेंस की बात करें तो इनडायरेक्ट में आएगा। बात समझ आपको ना, तो आपको यह कॉमन सेंस की बात है, आपको समझना पड़ेगा। हाँ, कई जगह लिख देता है कि सैलरी जो है फैक्ट्री का है, तो इसे समझ जाएंगे डायरेक्ट, सैलरी जो है ये ऑफिस का है, समझ जाएंगे। लेकिन अगर उसको नौ लिखे तो नौ लिखे तो समझ जाना कि 5-6 नाम छोड़ के ज्यादा से ज्यादा हमारे इनडायरेक्ट आते हैं। किसको किसको छोड़ के, वेजेज, पैकिंग चार्ज, ठीक है, फ्रेट, कैरीज, ये 5-6 जो नाम है ना, इनको छोड़ के ज्यादा से ज्यादा हमारे एक्सपेंसेस किसमें आते हैं, इनडायरेक्ट में आते हैं। तो नाम रख दे, नहीं जो सैलरी दे रहे हो फैक्ट्री का दे रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो फैक्ट्री का दे रहे हैं, तो समझ जाना वो किसके कैटेगरी में जाएगा, डायरेक्ट में जाएगा। और जब नाम ना लिखे तो समझ जाना कि कॉमन 5-6 जो हम बताएं उसको छोड़ के सारे के सारे हमारे किसमें जाएंगे, इनडायरेक्ट में जाएंगे। और इसको रटना नहीं, आपको समझना, समझ गए तो आ जाएगा, नहीं समझोगे नहीं। क्लियर है, बोलो, चलिए इसको नोट करिए जल्दी फास्ट।